नमस्कार। कभी-कभी ये लगता है ना कि लोग पैसों को लेकर कितने अजीब मतलब बिल्कुल समझ से परे फैसले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, कई बार तो हमें लगता है कि सामने वाला पागल ही है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि कोई भी पागल नहीं है। आज हम इसी सोच की गहराई में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसों से जुड़े हमारे फैसले असल में हमारी निजी जिंदगी के अनुभवों से कैसे जुड़े होते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प कोण है इस मुद्दे को देखने का। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प कोण है इस मुद्दे को देखने का। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो इसी दिलचस्प विषय पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों से मुख्य विचारों को निकालना। और ये समझना कि क्यों दो समझदार लोग पैसों के बारे में इतना अलग सोच सकते हैं और बर्ताव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। एक चौंकाने वाली बात जो स्रोतों में सामने आती है वो ये है कि पैसे के साथ हमारे जो निजी अनुभव हैं हाँ। वो शायद दुनिया में आर्थिक रूप से जो कुछ भी हुआ है उसका शायद 0.0000001% ही हो। बहुत ही छोटा हिस्सा। हाँ, ये तो है, सोचने में मजबूर करता है। मतलब हमारी पूरी वित्तीय समझ एक बेहद सीमित डेटा सेट पर आधारित है, हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन उसका असर हमारी सोच पर बहुत गहरा और जिंदगी भर रहने वाला होता है। बिल्कुल। हम पैसों के बारे में कुछ ऐसी धारणाएं बना लेते हैं जो हर इंसान में अलग अलग होती हैं। इसीलिए जो एक के लिए पूरी तरह से सामान्य और तार्किक लगता है, वो दूसरे को बिल्कुल बेतुका लग सकता है। हाँ, एकदम बेतुका है। हाँ, ये बात तो है। जरा सोचिए, जिसने बचपन तंगी में गुजारा हो वो जोखिम और मुनाफे के बारे में शायद उस तरह सोच ही नहीं सकता जैसा किसी अमीर बैंकर का बच्चा सोचता है, जिसके लिए शायद पैसा हमेशा से मौजूद रहा है। सही बात है, उसके लिए रिस्क की परिभाषा ही अलग होगी। या फिर जिसने अपने होश संभालने के बाद से सिर्फ बढ़ती कीमतें मतलब भयंकर महंगाई का दौर देखा हो। हाँ। उसका नजरिया उस इंसान से बहुत अलग होगा जिसने हमेशा स्थिर या गिरती कीमतें देखी हैं। बिल्कुल। ग्रेट डिप्रेशन मतलब 1930 के दशक की वो भयानक आर्थिक मंदी, उसमें अपना सब कुछ गंवाने वाले स्टॉक ब्रोकर का अनुभव। हाँ। वो 1990 के दशक के अंत में जो टेक्नोलॉजी बूम आया था, उसमें पैसा बनाने वाले कर्मचारी की कल्पना से भी परे है। वो समझ ही नहीं सकता उस दर्द को। बिल्कुल। या वो ऑस्ट्रेलियाई जिसने अपनी कामकाजी जिंदगी में पिछले 30 सालों से कोई बड़ी मंदी देखी ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक लंबा दौर रहा है बिना मंदी के, तो उसका आर्थिक दुनिया को देखने का चश्मा किसी भी अमेरिकी से बिल्कुल अलग होगा जिसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। तो अनुभवों की ये लिस्ट तो मतलब अंतहीन है। बिल्कुल अंतहीन। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ जानकारी हासिल कर लेना या इतिहास पढ़ लेना काफी नहीं है? मतलब अनुभवों के इस असर को कम करने के लिए। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। जॉन एफ कैनेडी का एक उदाहरण दिया जाता है। वे ग्रेट डिप्रेशन के दौर में ही पले बढ़े। हाँ, मैंने भी पढ़ा है ये। लेकिन उनका परिवार इतना अमीर था कि उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उन्होंने बाद में माना कि उन्हें डिप्रेशन की गंभीरता का असल अंदाजा तब हुआ जब उन्होंने हार्वर्ड में इसके बारे में पढ़ा। अच्छा। उनके लिए वो सिर्फ एक अकादमिक विषय था, कोई दर्दनाक निजी अनुभव नहीं। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। सिर्फ तथ्यों को जानना या खुले दिमाग से सोचने की कोशिश करना, वो डर और अनिश्चितता की असली भावनात्मक ताकत को महसूस करने के लिए काफी नहीं होता। सही कहा। आप डिप्रेशन के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे कैनेडी ने किया, लेकिन जिन्होंने उसे सच में झेला है, उनके मन पर लगे घावों को, उनकी रातों की नींद उड़ने के एहसास को, उसको आप महसूस नहीं कर सकते। महसूस नहीं कर सकते, बिल्कुल। उनका अनुभव आपके लिए सिर्फ एक कहानी या आंकड़ा बनकर रह जाता है। सही कहा। और शायद इसीलिए जिन्होंने वो भयानक दौर जिया है वे कभी समझ ही ना पाए कि आज का कोई नौजवान स्टॉक मार्केट में निवेश करने को लेकर इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है। हाँ, उन्हें तो ये पागलपन लगेगा। पागलपन ही लगेगा। हम सब दुनिया को अपने अपने अनुभवों के रंगीन चश्मों से देखते हैं। कोई स्प्रेडशीट आपको बता सकती है कि पिछले 50 सालों में शेयर बाजार में बड़ी गिरावट कितनी बार आई है। हाँ, आंकड़े तो सब बता देते हैं, लेकिन वो उस अंदरूनी खौफ को नहीं बता सकती जब आप घर आकर अपने बच्चों को देखें और सोचें कि कहीं आपकी एक गलती उनकी जिंदगी पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी। उफ, हाँ, ये भावनात्मक बोझ आंकड़ों में नहीं आता, जैसा कि निवेशक माइकल बेटनिक कहते हैं, और ये बात स्रोतों में भी गूंजती है। कुछ सबक समझने से पहले अनुभव करने पड़ते हैं। अनुभव करने पड़ते हैं। हम सब जाने अनजाने किसी न किसी हद तक इस सच्चाई के शिकार हैं। हमारा ज्ञान अक्सर हमारे व्यक्तिगत अनुभवों की सीमाओं में ही कैद रहता है। और ये सिर्फ किस्से कहानियों की बात में नहीं है ना? इसके पीछे ठोस आंकड़े भी हैं। हाँ, बिल्कुल। 2006 में दो अर्थशास्त्री थे, उल्रिके मालोमेंडियर
और स्टीवन नेगल। उन्होंने नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के लिए एक दिलचस्प अध्ययन किया। अच्छा। उन्होंने 50 सालों के सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसेस, जो अमेरिकी परिवारों की आर्थिक स्थिति का एक बहुत बड़ा सर्वे है, उसका विश्लेषण किया। तो सैद्धांतिक रूप से तो यही माना जाता है कि लोगों को अपने वित्तीय लक्ष्यों और बाजार में उपलब्ध निवेश विकल्पों के आधार पर तर्कसंगत फैसले लेने चाहिए। हाँ, थ्योरी तो यही कहती है, रीजनल होकर। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। मालोमेंडियर और नागेल ने पाया कि लोगों के जीवन भर के निवेश फैसले काफी हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनकी पीढ़ी ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में, मतलब जब वो युवा थे, हाँ, खासकर जब वे वयस्क हो रहे थे, किस तरह के आर्थिक माहौल का अनुभव किया था। अरे वाह, ये तो काफी आश्चर्यजनक खोज थी। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसे समय में बड़ा हुआ जब महंगाई बहुत ज्यादा थी, हाँ, तो उसने बाद की जिंदगी में बॉन्ड्स में कम पैसा लगाया, हाँ, उन लोगों की तुलना में जिन्होंने कम महंगाई का दौर देखा था। अच्छा। उस शुरुआती अनुभव ने बॉन्ड्स के प्रति उनकी धारणा को हमेशा के लिए एक तरह से आकार दे दिया, चाहे बाद में हालात कितने भी बदल गए हों। और ठीक इसी तरह अगर कोई तब बड़ा हुआ जब शेयर बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जैसे 90 का दशक, हाँ, मान लीजिए, तो उसने बाद की जिंदगी में शेयरों में ज्यादा निवेश किया उन लोगों की तुलना में जिन्होंने अपने शुरुआती सालों में शेयर बाजार को गिरते या स्थिर देखा था। उन अर्थशास्त्रियों ने अपने पेपर में लिखा था, हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि व्यक्तिगत निवेशकों की जोखिम उठाने की इच्छा उनके व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करती है। उनके व्यक्तिगत इतिहास पर, यह बहुत गहरी बात है। हाँ, इसका मतलब है कि आपके निवेश फैसले सिर्फ आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी शिक्षा या बाजार की समझ पर नहीं टिके हैं, बल्कि काफी हद तक इस संयोग पर निर्भर करते हैं कि आप कब और कहां पैदा हुए थे। आपके जन्म का साल आपके वित्तीय भविष्य की राह तय करने में एक बड़ा किरदार निभा सकता है। मशहूर बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस का उदाहरण भी इसी बात को पुख्ता करता है ना? हाँ, बिल्कुल। उनका पूरा करियर उस दौर में परवान चढ़ा जब ब्याज दरें लगातार गिर रही थीं, जिससे बॉन्ड की कीमतें बढ़ती गईं। हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स ने भी लिखा था कि ग्रॉस खुद मानते हैं कि अगर उनका जन्म एक दशक पहले या बाद में हुआ होता तो उनका करियर शायद बिल्कुल अलग होता। उनके अनुभव में बॉन्ड दौलत बनाने वाली एक शानदार मशीन थे, लेकिन उनके पिता की पीढ़ी के लिए सोचिए, जिन्होंने ऊंची महंगाई का जमाना देखा था। हाँ, उनके लिए तो बॉन्ड शायद पैसा डुबाने वाले रहे होंगे। बिल्कुल, उनके लिए वही बॉन्ड शायद पैसे जलाने वाले साबित हुए होंगे। एक ही संपत्ति, लेकिन दो अलग पीढ़ियों के लिए उसके मायने जमीन आसमान जितने अलग। जमीन आसमान का फर्क। इससे एक अहम सबक मिलता है, अपनी पीढ़ी के अनुभवों से परे देखने की कोशिश करना और ये समझना कि दूसरों के अनुभव अलग क्यों हैं, काफी समझदारी भरा कदम हो सकता है। हाँ, ये जरूरी है। और ये सिर्फ अलग-अलग नजरिए की बात नहीं है, हकीकत में आंकड़ों का फर्क भी चौंकाने वाला हो सकता है। जरा इन उदाहरणों पर गौर करें जो स्रोतों में दिए गए हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1970 में पैदा हुआ। उसके किशोर और 20 साल की उम्र के दौरान S&P 500, मतलब अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों का शेयर बाजार इंडेक्स महंगाई को हटाने के बाद भी लगभग 10 गुना बढ़ गया। 10 गुना? बाप रे। हाँ, जाहिर है उसने शेयर बाजार को पैसा बनाने की जगह के तौर पर देखा होगा। बिल्कुल, उसका विश्वास तो बढ़ ही गया होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति 1950 में पैदा हुआ, तो उसके जीवन के उसी दौर में, यानी किशोरावस्था और 20 साल की उम्र में, यही S&P 500 इंडेक्स महंगाई को ध्यान में रखते हुए लगभग स्थिर रहा, कहीं नहीं गया। अच्छा, मतलब कोई रिटर्न नहीं? लगभग नहीं। महंगाई हटाने के बाद अब इन दो समूहों के लोग, जिनके जन्म के साल में सिर्फ 20 साल का फर्क है, शेयर बाजार को लेकर बिल्कुल अलग मानसिकता रखेंगे ही। हाँ, ये तो जाहिर है। एक सोचेगा शेयर बाजार मतलब पैसा ही पैसा, दूसरा सोचेगा कि ये तो कहीं नहीं जाता। या महंगाई का उदाहरण ये 1960 के दशक में अमेरिका में पैदा हुए लोगों ने अपनी युवावस्था में रोजमर्रा की चीजों की कीमतों को 3 गुना से ज्यादा बढ़ते देखा। 3 गुना? बहुत ज्यादा है ये तो। उन्हें पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतारें और पैसे की घटती कीमत शायद आज भी याद होगी। वो अनुभव तो दिमाग में बैठ जाता है। जबकि 1990 में पैदा हुए लोगों के लिए महंगाई इतनी कम और स्थिर रही है कि शायद उन्होंने इस पर कभी खास ध्यान ही ना दिया हो। हाँ, उनके लिए महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं होगा शायद। उनके लिए ऊंची महंगाई शायद इतिहास की किताबों का एक किस्सा भर हो। बेरोजगारी के आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। नवंबर 2009 में अमेरिका में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर लगभग 10% थी,
जो काफी ऊंची मानी जाती है। हाँ, ये मंदी के बाद का दौर था। लेकिन इसी समय हाई स्कूल डिप्लोमा के बिना 16 से 19 साल के अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के लिए यह दर 49% थी। 49%? मतलब लगभग आधी आबादी काम से बाहर थी। हाँ, उस विशेष समूह के। अविश्वसनीय। और दूसरी तरफ कॉलेज डिग्री वाली 45 साल से ज्यादा उम्र की श्वेत महिलाओं के लिए यह दर सिर्फ 4% थी। 4%? यानी एक ही वक्त में एक ही देश में अर्थव्यवस्था का अनुभव लोगों के लिए कितना अलग अलग था। हाँ, जमीन आसमान का फर्क। भौगोलिक अंतर तो और भी नाटकीय हो सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान के स्थानीय शेयर बाजार लगभग पूरी तरह तबाह हो गए थे। हाँ, युद्ध में तो सब बर्बाद हो गया होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में युद्ध के दौरान बाजार 2 गुना से ज्यादा हो गया और अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही थी। अच्छा। तो इन सभी उदाहरणों से ये साफ है कि इन अलग अलग समूहों के लोगों से ये उम्मीद करना ही मतलब बेईमानी है कि वे जिंदगी भर महंगाई, शेयर बाजार, बेरोजगारी या सामान्य रूप से पैसे के बारे में एक जैसा सोचेंगे। हाँ, कैसे सोच सकते हैं? वे एक ही वित्तीय सलाह पर भरोसा नहीं करेंगे या इस बात पर सहमत नहीं होंगे कि भविष्य में क्या हो सकता है या क्या महत्वपूर्ण है। उनकी दुनिया, उनके अनुभव ही इतने अलग रहे हैं। फॉक्सकॉन कारखाने की कहानी भी इसी तरह के विरोधाभास को दिखाती है। कुछ साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन में स्थित इस विशाल कारखाने में काम करने की कथित खराब परिस्थितियों पर एक लेख छापा था। हाँ, मुझे याद है, वो काफी चर्चा में था। पश्चिमी देशों के पाठक जो बेहतर कामकाजी माहौल के आदी हैं, स्वाभाविक रूप से काफी नाराज और चिंतित हुए। बिल्कुल। लेकिन उसी लेख के टिप्पणी अनुभाग में एक चीनी कर्मचारी की भतीजी ने एक अलग नजरिया पेश किया। अच्छा, क्या लिखा उसने? उसने लिखा कि उसकी चाची जो उस कारखाने में काम करती थी, उसके लिए ये काम पिछले जीवन, जिसमें शायद वेश्यावृत्ति जैसे विकल्प थे, की तुलना में एक बहुत बड़ा सुधार था। ओह, उसने लिखा, हम जानते हैं कि ये मुश्किल काम है, लेकिन ये उस पुराने जीवन से बेहतर है। हम अमेरिकियों की तरह अवसर नहीं रखते। ये तो बहुत मार्मिक है। ये दिखाता है कि एक ही स्थिति को लोग कितने अलग नजरिए से देख सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे अलग अलग जीवन के अनुभव उन विषयों पर बिल्कुल विपरीत विचार पैदा कर सकते हैं जो एक पक्ष को पूरी तरह से काले और सफेद लगते हैं। सही बात है। एक के लिए जो शोषण है, वो दूसरे के लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी आसानी से दूसरों के फैसलों को अपनी सीमित समझ के आधार पर गलत या अतार्किक मान लेते हैं। अतार्किक व्यवहार की बात करें तो लॉटरी टिकटों का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। हाँ, लॉटरी। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी नागरिक लॉटरी टिकटों पर फिल्मों, वीडियो गेम्स, संगीत, खेल आयोजनों और किताबों पर कुल मिलाकर जितना खर्च करते हैं, उससे ज्यादा खर्च करते हैं। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, और सबसे ज्यादा खरीदार कौन है? आमतौर पर गरीब लोग। हाँ, स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं। अमेरिका में सबसे कम आय वाले परिवार औसतन $412 सालाना लॉटरी टिकटों पर खर्च करते हैं। $412? हाँ। और यह उन लोगों से 4 गुना ज्यादा है जो सबसे ज्यादा आय वर्ग में है। और यही वो लोग हैं जिनमें से, जैसा कि एक और आंकड़ा बताता है, लगभग 40% लोग $400 की कोई अचानक आय जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल अतार्किक लगता है ना? वे पैसा जो उन्हें आपात स्थिति के लिए बचाना चाहिए, उसे एक ऐसी चीज पर खर्च कर रहे हैं जिसके जीतने की संभावना लगभग न के बराबर है। हाँ, अगर हम बाहर से देखें तो ये बिल्कुल बेतुका लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए उनकी जगह पर खुद को रखकर सोचें, जैसा कि स्रोतों में एक नजरिया पेश किया गया है, हाँ, तो शायद वे ऐसा तर्क दे सकते हैं, देखो, हम मुश्किल से गुजारा करते हैं, हर महीने के खर्चे पूरे करना ही पहाड़ जैसा काम है, बचत करना तो हमारी पहुंच से बहुत दूर लगता है। अच्छी छुट्टियां, नई कार, बढ़िया स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षित मोहल्ले में घर, ये सब चीजें हमारे लिए एक सपना है। शायद ऐसी चीजें जो आपके पास पहले से हैं या आप आसानी से पा सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। हफ्ते में एक बार लॉटरी टिकट खरीदना ही वो एकमात्र समय होता है जब हम उन अच्छी चीजों का सपना देख सकते हैं जिनकी हमें उम्मीद है। हम असल में एक सपने के लिए भुगतान कर रहे हैं। एक सपने के लिए भुगतान? शायद आप इस तर्क को इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि आप पहले से ही वो सपना जी रहे हैं। हाँ, इस तर्क से सहमत होना जरूरी नहीं है। मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से ये शायद अभी भी एक सब ऑप्टिमल फैसला है। बिल्कुल, आर्थिक रूप से तो शायद नहीं, लेकिन ये नजरिया ये समझने में मदद करता है कि क्यों करोड़ों लोग लॉटरी टिकट खरीदते रहते हैं। और ये विचार जो आप कर रहे हैं वो मुझे अजीब लग सकता है, लेकिन मैं कारण समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ,
ये शायद हमारे कई वित्तीय फैसलों और दूसरों के फैसलों को समझने की कुंजी है। बिल्कुल, क्योंकि लोग वित्तीय फैसले सिर्फ एक्सेल स्प्रेडशीट या कैलकुलेटर देख कर नहीं लेते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे उन्हें अपनी डाइनिंग टेबल पे परिवार के साथ बातचीत में या कंपनी की मीटिंग में लेते हैं। इन जगहों पर उनका व्यक्तिगत इतिहास, दुनिया को देखने का उनका अनूठा नजरिया, उनका अहंकार, गर्व, समाज का दबाव, मार्केटिंग का असर, हाँ, ये सब चीजें होती हैं। और कभी-कभी अजीबोगरीब प्रोत्साहन या नियम सब मिलकर एक ऐसी कहानी गढ़ते हैं जो उस पल में उनके लिए मायने रखती है, उनके लिए काम करती है। बिल्कुल। हर वित्तीय फैसले के पीछे सिर्फ तर्क नहीं, एक पूरी कहानी होती है। हाँ, एक पूरी कहानी। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो इस पूरी चर्चा को और दिलचस्प बनाता है, वो ये है कि ये पूरा विषय मतलब व्यक्तिगत बचत और निवेश कितना नया है। नया है। पैसे का इतिहास तो बहुत पुराना है। हाँ, पैसे का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सिक्के शायद 600 ईसा पूर्व में किंग एलाइटीज ने शुरू किए थे। लेकिन आधुनिक वित्तीय योजना, खासकर आम आदमी के लिए बचत और निवेश की अवधारणा, ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कैसे? रिटायरमेंट को ही लीजिए। आज ये शायद आम निवेशक के बचत और निवेश का सबसे बड़ा कारण है। हाँ, ये तो है। सब रिटायरमेंट के लिए बचाते हैं ज्यादातर। अमेरिका में उदाहरण के तौर पर 2018 के अंत तक रिटायरमेंट खातों में लगभग $27 ट्रिलियन जमा थे। $27 ट्रिलियन, बहुत बड़ी रकम है। लेकिन ये पूरी अवधारणा कि हर किसी को काम से अवकाश मिलना चाहिए और वो आराम से रह सके, मतलब रिटायरमेंट, ये मुश्किल से 2 पीढ़ी पुरानी बात है। क्या आप बात कर रही हैं? सिर्फ 2 पीढ़ी? हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ज्यादातर अमेरिकी शाब्दिक अर्थों में मरते दम तक काम करते थे। सच में? हाँ, 1940s के दशक तक 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की श्रम शक्ति में भागीदारी दर 50% से ऊपर थी। ओह, तो सोशल सिक्योरिटी का क्या? वो तो पहले से था शायद। सोशल सिक्योरिटी, जो अमेरिका में सरकारी पेंशन योजना है, उसने इसे बदलने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती लाभ इतने कम थे कि उन्हें आज के मानकों पर पेंशन कहना भी मुश्किल है। कितने कम थे? उदाहरण के लिए, जब ईडा में फुलर नाम की महिला ने 1940 में पहला सोशल सिक्योरिटी चेक भुनाया, तो वो सिर्फ $22.54 का था, जो आज के हिसाब से लगभग $416 के बराबर है। सिर्फ इतना? इससे तो गुजारा मुश्किल है। बिल्कुल। 1980 के दशक तक औसत मासिक चेक मुद्रास्फीति समायोजन $1000 से ज्यादा नहीं हुआ था। और वो जो धारणाएं हैं कि पुराने जमाने में सभी के पास अच्छी निजी पेंशन हुआ करती थी, वो भी सही नहीं है। वो काफी हद तक एक मिथक है। 1975 में भी 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के सिर्फ 1/4 अमेरिकी नागरिकों को ही किसी तरह की पेंशन आय मिलती थी। सिर्फ 1/4? हाँ, और वो भी उनकी कुल घरेलू आय का सिर्फ 15% ही होती थी। ओह, तो ये विचार कि हर किसी को एक सम्मानित रिटायरमेंट मिलना चाहिए और इसके लिए उन्हें खुद बचत और निवेश करना होगा। हाँ, ये सोच असल में 1980s के दशक में ही मजबूत हुई। 401 के, जो आज अमेरिकी रिटायरमेंट बचत का मुख्य आधार है, हाँ, 401 के तो बहुत सुना है। वो 1978 तक अस्तित्व में ही नहीं था। रॉथ आईआरए, एक और लोकप्रिय रिटायरमेंट बचत खाता, वो 1998 में आया। 98 में? मतलब ये तो बहुत ही नई चीजें हैं। अगर ये योजनाएं इंसान होती तो वे शायद अभी अभी कानूनी तौर पर शराब पीने की उम्र तक पहुंची होती। बिल्कुल। इसी तरह कॉलेज शिक्षा का इतना व्यापक होना और उससे जुड़े भारी छात्र ऋण, ये भी तो नया ही है। हाँ, इंडेक्स फंड जो आजकल इतने पॉपुलर हैं, वो 50 साल से भी कम पुराने हैं। और हेज फंड, वो तो पिछले 25 सालों में ही ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं। यहाँ तक कि उपभोक्ता ऋण का व्यापक उपयोग, जैसे घर के लिए मॉर्टगेज, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, ये सब भी अपेक्षाकृत बहुत नई चीजें हैं। ज्यादातर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही आम हुई हैं। सोचिए, कुत्तों को हमने लगभग 10,000 साल पहले पालतू बनाया था, और वे आज भी अपने जंगली पूर्वजों के कुछ व्यवहार दिखाते हैं। हाँ, ये तो है। और हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि इंसान सिर्फ 20 से 50 सालों के अनुभव के साथ इस बेहद जटिल और अक्सर भावनात्मक रूप से प्रेरित आधुनिक वित्तीय प्रणाली के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा लेगा। हाँ, ये तो मतलब असंभव सी बात लगती है, ये देखते हुए कि ये विषय तथ्यों से कहीं ज्यादा भावनाओं, डर और लालच से प्रभावित होता है। और ये सब कितना नया है। हाँ, और कितना नया है।
ये वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमने से कई लोग बचत और निवेश के मामले में उतने अच्छे नहीं हैं जितना शायद हमें होना चाहिए। हम पागल नहीं हैं। हम सब सिर्फ नौसिखिए हैं, हम सब इस खेल में नए हैं और अभी भी अपनी समझ बनाने की, अपने रास्ते खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की इस गहन चर्चा का सार यही है कि पैसों को लेकर हमारे फैसले, जो कभी कभी दूसरों को अजीब या अतार्किक लग सकते हैं, वे असल में हमारे अनूठे और बेहद विविध व्यक्तिगत अनुभवों में गहराई से जुड़े होते हैं। कोई भी जानबूझकर पागलपन में फैसला नहीं लेता। बिल्कुल नहीं। हर कोई उस पल में अपनी समझ, अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपने अनुभवों के आधार पर वही फैसला करता है जो उसे सही लगता है। शायद ये समझ हमें दूसरों के वित्तीय व्यवहार को आंकने में थोड़ी नरमी बरतने में मदद कर सकती है। हाँ, थोड़ी सहानुभूति रखने में। हाँ, किसी के गलत फैसले के पीछे शायद एक ऐसी कहानी या अनुभव छिपा हो जिसे हम नहीं जानते। हर फैसले के पीछे एक व्यक्तिगत इतिहास होता है, जिसे जाने बिना हम उसे पूरी तरह नहीं समझ सकते। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर ये सच है कि हमारी वित्तीय सोच हमारे सीमित व्यक्तिगत इतिहास और अनुभवों से इतनी ज्यादा बंधी हुई है, तो फिर कोई व्यक्ति इन अंतर्निहित पूर्वाग्रहों, इन अदृश्य चश्मों को पहचानने और उनसे ऊपर उठकर बेहतर, ज्यादा तर्कसंगत वित्तीय निर्णय लेने के लिए सक्रिय रूप से क्या कर सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। ऐसी कौन सी रणनीतियां या मानसिक मॉडल हो सकते हैं जो हमें हर संभावित वित्तीय आपदा या हर अप्रत्याशित लाभ का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किए बिना ही ज्यादा समझदार और दूरदर्शी बना सकें? हाँ, बिना खुद वो सब झेले कैसे सीखें? सोचने वाली बात है। अगली बार तक सोचते रहें।